Hey everyone, I hope you all are doing well and I wish you a very good day ahead. So, let's start with our topic cirrhosis. This video is basically in continuation with my last video in which I covered three important types of cirrhosis: alcoholic, post necrotic, and biliary cirrhosis, in which I covered the general introduction thing, then pathogenesis, morphological features, which included microscopic examination and gross study, and then I discussed about the clinical features. So in this video we'll be discussing about two things: investigation and treatment. This is a medicine part of that previous video. So today we will be discussing about two types of cirrhosis: alcoholic and biliary cirrhosis. So the first one is alcoholic cirrhosis. Now let's see the investigation. इन्वेस्टिगेशन में हम दो चीज़ें करेंगे. सबसे पहले तो हम देखेंगे ब्लड टेस्ट में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो एल्कोहलिक सिरोसिस का केस है, और दूसरा होगा ब्लड टेस्ट के अलावा हम लोग कैसे देख सकते हैं क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि पेशेंट के लिवर में सिरोसिस है. ठीक है, तो अब ब्लड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी सबसे पहले हम वो देखते हैं. सबसे पहले हम चेक करेंगे AST/ALT रेशियो. सिरोसिस के केस में AST/ALT रेशियो इंक्रीज़ हो जाता है. नॉर्मल रेशियो होता है 1, बट अगर 1 से ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड सीरम में तो वो सिरोटिक का केस है. और अगर 1.5 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल इज़ द कॉज ऑफ पेशेंट्स लिवर इंजरी. पेशेंट का लिवर डैमेज है लेकिन उसका अल्कोहल ही रीज़न है. हम तब कह सकते हैं जब AST/ALT रेशियो 1.5 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. और अगर 2 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं अल्कोहलिक सिरोसिस. एक है लिवर इंजरी और एक है सिरोसिस. अगर लिवर इंजरी है पेशेंट को और 1.5 से ज़्यादा रेशियो आ रहा है तो हम कहेंगे कि इसका अल्कोहल कॉज है. पर अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है रेशियो तो मतलब अल्कोहल की वजह से पेशेंट के लिवर में सिरोसिस हो गया. ठीक है, अब AST/ALT रेशियो को हम SGOT/SGPT रेशियो भी कह सकते हैं. AST को SGOT भी कहते हैं क्योंकि, और ALT को SGPT भी कहते हैं. अब ये है क्या चीज़ और रेशियो इंक्रीज़ क्यों होता है सिरोसिस के केस में? ये बेसिकली एंजाइम्स है जो लिवर प्रोड्यूस करती है. प्रोटीनेशियस एंजाइम्स हैं, लिवर इन्हें प्रोड्यूस करती है. लेकिन जब लिवर डैमेज होता है तो लिवर की वॉल्स भी डैमेज हो जाती है. अब वॉल्स डैमेज हो जाती है तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये लिवर की वॉल के थ्रू बाहर निकल के मतलब लीक होते हैं और बाहर निकल के आ जाते हैं ब्लड सीरम में. ठीक है, तो ब्लड सीरम में इनका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है. अमाउंट दोनों का इंक्रीज़ होता है, पर क्योंकि AST का अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज़ होता है इसलिए ये रेशियो 2 से ज़्यादा आता है. फाइन, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो हम लोग ब्लड टेस्ट में देखेंगे. और अगर विड्रॉल का केस है, मतलब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता था बट अब उसने स्टॉप कर दिया है, तो AST/ALT रेशियो कम होने लगता है और वो 1 के इक्वल भी आ सकता है या फिर लेस देन 1 भी आ सकता है. ओके, फिर सेकेंड चीज़ जो हम ब्लड टेस्ट में देखेंगे वो है सीरम प्रोथ्रोम्बिन टाइम. सीरम प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब क्लॉटिंग टाइम हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में. क्लॉटिंग टाइम जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा सिरोसिस के केस में. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बाइल का प्रोडक्शन कम हो रहा है. अब जो लिवर थी उसका एक फंक्शन था कि वो बाइल भी प्रोड्यूस करती थी. अब लिवर क्योंकि डैमेज हो गया तो वो बाइल अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसका अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा. और बाइल का फंक्शन क्या है? वो फैट का डाइजेशन कराता है, और फैट का जब डाइजेशन हो जाता है तो वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में. ठीक है, तो मतलब अगर बाइल का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो फैट भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो फैट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. और फैट अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो जो फैट सॉल्यूबल वाइटामिन होते हैं, मतलब विटामिन A, D, E एंड K, तो विटामिन A, D, E, K अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे. मतलब जो विटामिन K है वो भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी में, विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स डिपेंड होते हैं विटामिन K पे अपने प्रोडक्शन के लिए, वो भी नहीं जनरेट हो पाएंगे. और वो जनरेट नहीं हो पाएंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स तो ऑब्वियसली क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा. तो अल्टीमेटली सीरम प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा. क्या हुआ?
लिवर में बाइल का प्रोडक्शन कम हुआ क्योंकि लिवर में इंजरी थी। अब बाइल का प्रोडक्शन कम हुआ तो बाइल फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाई, जिसके कारण वो इंटेस्टाइन में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाए। अब फैट अब्जॉर्ब नहीं हो पाए तो फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन्स थे वो भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाए, जैसे कि विटामिन के की फिर बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई, और विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स थे वो भी कम हो गए, और फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स जनरेट नहीं हो पा रहे, इसलिए हमारा क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ हो गया, ब्लड को क्लॉट होने में ज़्यादा टाइम लगने लग गया, तो इसलिए सीरम प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, फिर थर्ड चीज़ जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि ब्लड में किस किस की डेफिशिएंसी हो रही है। डेफिशिएंसी मतलब ब्लड में किन किन चीज़ों का अमाउंट कम हो रहा है, जैसे कि प्रोटीन का, WBC, प्लेटलेट्स, ये भी ब्लड में कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ आयंस होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सोडियम एंड पोटाशियम, ये सब चीज़ें ब्लड में कम हो जाती है। तो इनके कारण क्या क्या कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हाइपोप्रोटीनेमिया, मतलब प्रोटीन का अमाउंट ब्लड में डिक्रीज़ हो जाता है सिरोसिस के कारण। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिवर का एक फंक्शन होता है, वो प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन्स भी जनरेट करता है, लेकिन जब लिवर डैमेज हो जाता है तो इम्पेयर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता। अगर वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो ब्लड में भी प्रोटीन नहीं आ पाएगा और प्रोटीन का लेवल ब्लड में कम होगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एल्ब्यूमिन ज़्यादा होता है और ग्लोब्यूलिन कम होता है, ये दोनों प्रोटीन्स है, ब्लड प्रोटीन मतलब ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सिरोसिस के केस में और हाइपोप्रोटीनेमिया जब हो रहा है इधर, उसमें एल्ब्यूमिन इस टू ग्लोब्यूलिन रेशियो चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ग्लोब्यूलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। ठीक है, फिर उसके बाद ल्यूकोपीनिया मतलब WBCs का अमाउंट कम हो जाता है ब्लड में। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मतलब प्लेटलेट्स का अमाउंट ब्लड में कम हो जाता है क्योंकि हाइपर स्प्लीनिज्म हो रहा है, मतलब स्प्लीन की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और स्प्लीन का क्या काम होता है, वो ब्लड सेल्स को किल करती है। ब्लड सेल्स जैसे कि WBCs और प्लेटलेट्स, इनको जब वो किल करेगी तो इनका अमाउंट कम हो जाएगा ब्लड में। दूसरी चीज़ें, मैग्नीशियम की कमी की वजह से हाइपोमैग्नीशियमिया, फॉस्फेट की कमी की वजह से हाइपोफॉस्फेटेमिया, एंड सोडियम की कमी की वजह से हाइपोनाट्रेमिया, एंड देन फॉर पोटेशियम इट इज़ हाइपोकैलेमिया। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि ब्लड टेस्ट में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एल्कोहलिक सिरोसिस का केस है। सबसे पहले हम AST/ALT रेशियो देखेंगे जो कि मोर देन 2 होता है, फिर सीरम प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो कि इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद हमने 3 पॉइंट्स देखे जिसमें हमने डेफिशिएंसी की बात की, जैसे कि हाइपोप्रोटीनेमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, फॉस्फेटेमिया, नाइट्रेमिया एंड कैलेमिया। ओके, अब 2 और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स हैं एल्कोहलिक सिरोसिस के केस में। अल्ट्रासोनोग्राफी, इससे हम पता लगा सकते हैं कि लिवर का साइज़ इंक्रीज हुआ है या उतना ही है, हेपाटोमेगाली हुई है कि नहीं हुई, कितने लेवल की हुई है। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम उसका लिवर का साइज़ पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी करेंगे हम डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कि लिवर की कंडीशन क्या है। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये लिवर बायोप्सी का डायग्राम है। इस तरीके से हम लोग ना इंजेक्शन के थ्रू लिवर में से एक स्मॉल मटेरियल निकालते हैं, स्मॉल टिश्यू निकालते हैं, और इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू हम स्टडी करते हैं। अ स्मॉल स्लेंडर कोर ऑफ टिश्यू इज रिमूव्ड विथ बायोप्सी निडल। ये लिवर है, इस तरीके से होता है ये। देन इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। एल्कोहलिक सिरोसिस का ट्रीटमेंट क्या आता है? सबसे पहले तो हमको, क्योंकि मेन रीज़न क्या है, अल्कोहल की वजह से हो रहा है, तो अल्कोहल हमें एकदम बंद कर देनी है। अल्कोहल शुड बी फॉरबिडन। इवन ऐसी ड्रग्स जिसमें अल्कोहल है थोड़े से अमाउंट में भी, हम वो नहीं देते। ठीक है, सेकंड चीज़ हम क्या करेंगे, एक तो अल्कोहल बंद कर देंगे, और दूसरा डाइटरी मैनेजमेंट। डाइट में हम प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स का इंटेक इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जैसे मैंने बताया था, सिरोसिस में माल न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एल्कोहलिक सिरोसिस बेसिकली क्या करता है, एल्कोहल जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, इनको
डीजनरेट कर देता है, इनको रिप्लेस कर देता है, इनकी जगह खुद ले लेता है अल्कोहल। तो मतलब इन सब का अमाउंट हमारी बॉडी में डिक्रीज़ हो जाता है और इसके कारण माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। तो इसलिए डाइट में हम प्रोटीन का डाइट इनटेक इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद दूसरे मल्टी वाइटामिन या फिर विटामिन के सप्लीमेंट्स देंगे, मतलब जिस भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, सिम्टोमेटिक एंड कॉजेटिव ट्रीटमेंट, जो कॉज है हम वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें देंगे और जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो पहला हमने देखा अल्कोहल कम करना है, दूसरा हमने देखा डाइट में क्या क्या इंक्रीज़ करना है, सेकेंड पॉइंट प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स इंक्रीज़ करना है। देन फोर्थ पॉइंट इज़ डाइट में हमें मल्टीविटामिन, विटामिन के और दूसरे सप्लीमेंट्स, जैसे कि अगर हाइपोमैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम दे देंगे, सोडियम पोटेशियम इनकी कमी है तो ये सप्लीमेंट्स देंगे हम। ओके, तो ये तो हमने 3 बातें पढ़ी। फिर इसके बाद अगर कॉज में हेपेटाइटिस है, मतलब पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस जो होता है वो हेपेटाइटिस के कारण होता है, हेपेटाइटिस बी या फिर सी वायरल इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, अगर ये रीज़न है तो हम एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। ओके, फिर फिफ्थ पॉइंट है ड्रग मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड विथ कॉशन एज ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स अंडरगो मेटाबॉलिज्म थ्रू लिवर। जैसे हम हेपेटाइटिस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स दे रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरीके की ड्रग्स दें ताकि वो ज़्यादा मेटाबोलाइज नहीं हो और किस डोसेज में दें, क्योंकि लिवर फंक्शन नहीं कर पा रहा ढंग से तो ये सब मेटाबोलाइज हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद ईयरली स्क्रीनिंग फॉर ईसोफेजियल वायरसेस एंड हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा। अब देखो, अल्कोहलिक सिरोसिस के केस में 2 चीज़ों के रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। ईसोफेजियल वायरसेस, अब ये क्या होता है, ईसोफेगस में जो ब्लड वेसल्स वेन्स प्रेजेंट है, मेनली वेन्स जो होती है वो डायलेट हो जाती है, साइज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिरोसिस ज़्यादातर कंबाइन होता है पोर्टल हाइपरटेंशन से। मतलब सिरोसिस के केस में हमें पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। जो लिवर में पोर्टल वेन्स होती हैं, पोर्टल वेन्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। अब पोर्टल वेन्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और ऊपर की साइड ये कनेक्टेड होते हैं ये ईसोफेजियल वेन्स से, तो इनमें भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। अब इतना ज़्यादा बैकफ्लो हो रहा है, ब्लड इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डायलेट हो जाते हैं और ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि डायलेट तो हो जाते हैं, उसके बाद जब बहुत ज़्यादा कंडीशन सिवियर हो जाती है तो इनकी अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होती है ईसोफेगस में और इसके कारण डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जब हमको पता चला कि पेशेंट को सिरोसिस है तो हमें उस टाइम स्क्रीनिंग करनी है कि उसके ईसोफेजियल वायरसेस या फिर हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा तो नहीं है ना। हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा इज़ लिवर कैंसर, और अगर उस टाइम नहीं है तो भी हमें हर साल उसकी एक बार टेस्टिंग करनी है, स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है सिरोसिस के बाद। तो ये डेवलपिंग ईयर्स में भी हो सकती है कंडीशंस। ओके, एक बार ईसोफेजियल वेरिसिस का डायग्राम देखते हैं। ये ईसोफेगस का स्ट्रक्चर है, ईसोफेगस हमें दिख रही है इसमें ट्यूब, और इसमें हम देख सकते हैं कि ऐसे वॉल्स में जो वेन्स हैं वो डायलेट हो गई हैं, एकदम स्वेलन हो गई हैं और हल्के हल्के से रेड रेड ड्रॉप्स भी दिख रहे हैं ब्लड के इधर, और ये सारी जो है ये वेन्स है और ये ईसोफेगस की ट्यूब है। इस तरफ ब्लड इंक्रीज़ हो चुका है, मतलब ब्लड वेन्स डायलेट हो चुकी है और ये हमें प्रॉपरली दिख रहा है कि ब्लीडिंग जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है जब जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा सिवियर हो गई उस टाइम। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ी इसकी बात। स्क्रीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी देंगे, जैसे कि हम बीटा 2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं। और अगर किसी भी चीज़ से कंडीशंस इम्प्रूव नहीं हो रही तो लास्ट में हम क्या देंगे, लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे ताकि पेशेंट थोड़े कुछ सालों के लिए और रह सके। ठीक है, तो हमने ट्रीटमेंट में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि अल्कोहल कम करना है, डाइट में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्रीज़ करनी है। फिर उसके बाद अगर हेपेटाइटिस के कारण है तो हम ड्रग्स देंगे, और ड्रग्स जो हम दे रहे हैं वो उस तरीके से देनी है कि वो मेटाबोलाइज नहीं हो, क्योंकि उनके चांसेस इंक्रीज़ हो जाता है मेटाबोलाइज होने के। फिर उसके बाद अगर
हमें रेगुलर स्क्रीनिंग करनी है कि वो पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं कर रहा, जैसे कि ईसोफेजियल वेरिसिस एंड हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा, ताकि उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो सके इन केस अगर वो पेशेंट डेवलप कर रहा है तो। फिर उसके बाद आता है पोर्टल हाइपरटेंशन, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो जाता है, मतलब हाइपरटेंशन हो जाता है पोर्टल वेन्स में सिरोसिस के केस में, तो हमें इनका भी ट्रीटमेंट देना है। और अगर अल्टीमेटली कुछ भी सही नहीं हो रहा तो हम लिवर को ट्रांसप्लांट करेंगे। फिर इसके बाद आता है बाइलरी सिरोसिस। बाइलरी सिरोसिस में इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था क्लिनिकल फीचर्स में, पैथोजेनेसिस में, कि बाइलरी सिरोसिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इसमें आईजीजी एंटीबॉडीज़, ऑटो एंटीबॉडीज़, आईजीएम ऑटो एंटीबॉडीज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हम ब्लड टेस्ट में इनका काउंट देखेंगे कि आईजीजी, आईजीएम, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ इंक्रीज़ तो नहीं हो रहे, तो इसका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओके, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट में हम और क्या क्या चीज़ें देखेंगे, जैसे कि सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट्स, इनका लेवल 2 टाइम्स से 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा लेवल में इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड लिपोप्रोटीन्स, क्योंकि बाइलरी सिरोसिस में होता क्या है, जो बाइल डक्ट्स है वो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। अब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी तो बाइल का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बाइल हमारी बॉडी में सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा ब्लड में, और बाइल प्रेजेंट नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फैट ग्लोब्यूल्स जब डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, इनफैक्ट लिपोप्रोटीन्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। लिपिड जो है वो प्रोटीन से कंबाइन होने लग जाएंगे और उनका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद बिलीरुबिन का भी अमाउंट इंक्रीज़ होगा टर्मिनल स्टेजेस में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पोर्टल ब्लड फ्लो डिस्टॉर्ट हो जाता है सिरोसिस के केस में, बिलरी सिरोसिस के केस में। मतलब जो पोर्टल वेन्स में ब्लड फ्लो हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। मतलब जब कंडीशंस बहुत ज़्यादा टर्मिनल लेवल पे आ जाती है, सिवियर होती जाती है, तो जो पोर्टल ब्लड फ्लो है वो भी ख़राब हो जाता है। अब अगर वो भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो जो लिवर में बिलीरुबिन प्रेजेंट है उसका क्लियरेंस नहीं हो पाएगा, मतलब लिवर में वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, लिवर से वो क्लीन नहीं हो पाएंगे बिलीरुबिन का अमाउंट, तो इसलिए सीरम में वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। पोर्टल ब्लड फ्लो डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसके कारण हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ बिलीरुबिन कम हो रहा है। जो लिवर का काम था कि वो बिलीरुबिन को हटाते थे, एलिमिनेट करवाते थे, वो नहीं हो पाएगा, इसलिए सीरम में ब्लड में बिलीरुबिन का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा एक और रीज़न होता है जिसके कारण बिलीरुबिन का अमाउंट इंक्रीज़ होता है सिरोसिस के केस में। सिरोसिस में हमें ज़्यादातर हाइपर स्प्लीनिज्म और स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलती है, मतलब स्प्लीन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और स्प्लीन का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हमें ये देखने को मिलता है हाइपर स्प्लीनिज्म और स्प्लीनोमेगैली। तो जब ये सारी चीज़ें होती है, स्प्लीन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो हीमोलाइसिस भी इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब हीमोलाइसिस, हीम का जब ब्रेकडाउन होता है तो ही बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है, तो जब ये सारी चीज़ हो रही है तो बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन वैसे इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, ये तो हमने देखा ब्लड टेस्ट में हम क्या क्या देखेंगे। बिलियरी सिरोसिस के केस में एंटीबॉडी का अमाउंट देखेंगे, एल्कलाइन फॉस्फेट का देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल एंड बिलीरुबिन का लेवल देखेंगे हम ब्लड में। फिर 5th पॉइंट आती है लिवर बायोप्सी। ये तो अल्टीमेट एग्जामिनेशन है कंफर्म करने के लिए भी और ये देखने के लिए भी कि सिरोसिस जो है वो कौन सी स्टेज में प्रेजेंट है। जैसे स्टेज 1 में क्या होगा, क्योंकि नया नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो इन्फ्लामेटरी सेल्स उधर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, अक्यूट एज वेल एज क्रोनिक भी। जब तक वो स्टेज है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स भी उधर प्रेजेंट है, तब तक भी वो स्टेज 1 ही कहलाएगी। फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ बाइडक्ट्स हमें देखने को मिलता है, क्योंकि नया नया है एकदम, तो बाइडक्ट्स भी डैमेज होने लग जाती है ऑटो एंटीबॉडीज़ के कारण। सेकेंड स्टेज में हमें, क्योंकि बाइडक्ट्स डैमेज हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया उनका, तो हमें डक्ट्यूल प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। मतलब जो बाइडक्ट्स होती है वो अब डैमेज हो गई थी तो उनका प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो जाता है, तो सेकंड स्टेज में हमें वो देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेज में क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस ड्यू टू स्कैरिंग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब हीलिंग हो रही है, हीलिंग में फाइब्रोसिस हो रहा है, तो फाइब्रोसिस के कारण
स्कैरिंग हमें देखने को मिलती है थर्ड स्टेज में। फोर्थ में क्या होता है, नोड्यूलर सिरोसिस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे नोड्यूलर सिरोसिस देखने को मिलता है। तो इसमें वही बताया गया है कि नोड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं, वो माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी हो सकते हैं। फिर लास्ट आता है ट्रीटमेंट में बाइलरी सिरोसिस के हम 2 ऐसे ड्रग्स देते हैं जिनका नाम सी से चालू होता है, कॉल्चिसिन एंड साइक्लोस्पोरिन्स। कॉल्चिसिन को हम किस डोसेज में देते हैं, 0.6 mg ओरली ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार देंगे, और 0.6 mg देते हैं ओरली ओरल रूट से। फिर सेकंड है साइक्लोस्पोरिन्स, ये इसलिए देते हैं ताकि जो प्रोग्रेशन है वो धीरे हो जाए, मतलब सिरोसिस ज़्यादा बढ़े नहीं। फिर उसके बाद फैट डाइट कम कर देंगे क्योंकि स्टेटोरिया हो जाता है, फैट का कंटेंट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है जब, तो हमें स्टूल्स में भी फैट की प्रेजेंस देखने को मिलती है और उस कंडीशन को हम स्टेटोरिया कहते हैं। तो हमें फैट डाइट डिक्रीज करनी है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टेटोरिया कैसा दिख रहा है। आई नो मुझे ये ऐड नहीं करना चाहिए था, बट हाउ एवर इट टेक्स, आई हैव टू डू इट। सो नेक्स्ट इज वाइटामिन सप्लीमेंट्स। फैट सॉल्युबल वाइटामिन सप्लीमेंट्स हम देंगे, जैसे कि वाइटामिन A, D, E and K पेरेंट्रल रूट से देंगे फॉर करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज। देन द लास्ट ट्रीटमेंट थिंग इज सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस इज ट्रीटेड बाय सर्जिकल मीन्स और एंडोस्कोपिक रिलीफ ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। एंडोस्कोपिक मतलब या तो हम सर्जरी से ट्रीट करेंगे या फिर अगर हमें मिनिमल इन्वेजन करना है, मतलब ज़्यादा हम इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं चाह रहे सर्जरी का, और हमें केवल जो बाइडक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है उसको रिलीव करना है, तो हम एंडोस्कोपिक मेथड से करेंगे। उसमें क्या होता है, बेसिकली हम एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं ईसोफेगस के थ्रू, जिसमें कैमरा अटैच होता है। अब वो लिवर में जाएगा तो हमें अंदर लिवर का पूरा दिख पाएगा कि कैसे क्या है, और इजीली हम बहुत कम इंसिजन करके, बहुत ज़्यादा कम चीर फाड़ करके ऑपरेशन या फिर सर्जरी कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से हम करते हैं एंडोस्कोपी, ईसोफेगस से इंसर्ट किया स्टमक के थ्रू, वो लिवर में विजिबल होता है। ये आया स्टमक के थ्रू और इधर वो लिवर शो करेगा। सो दिस कंप्लीट्स माय टॉपिक रिगार्डिंग सिरोसिस। और सिरोसिस में मैंने मैनेजमेंट पार्ट भी कवर कर लिया। एंड इफ़ यू वांट द पिक्चर्स ऑफ माय नोट्स, you can refer to my Instagram page by the name Caduceus_Khyati, and also you can refer to my Telegram channel by the name Caduceus. I hope you would have liked this video, and thank you so much for watching it.